मेरे 2 लड़कियां हैं, मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ, मेरे जेठानी के 2 लड़के हैं, उनको लगता है कि मैं अपनी प्रॉपर्टी उनके बेटों के नाम कर दूँगी, लेकिन मैं नहीं चाहती, इसलिए कभी-कभी वह अपने बेटों से हमारा काम करने को मना कर देती हैं। मुझे भी भविष्य को लेकर चिंता रहती है, मेरे हस्बैंड ही सारे परिवार को जोड़े रखे हुए हैं। ये है एपिसोड 30 का पहला सवाल। तो आज हम बात करने वाले हैं एपिसोड 30 के सारे क्वेश्चंस के ऊपर वन बाय वन। तो बने रहिए, देखते हैं हमारी बहनों ने क्या लिखा है और चलिए एक दूसरे की समस्याओं पर आओ बहन बातें करें। सबसे पहले इस प्रश्न का जवाब मैं ये दूंगी कि जो इनके और रिप्लाईज आए हुए हैं वो बिल्कुल ठीक हैं कि आपको किसी के बेटों पर अपने काम को लेके आश्रित नहीं होना चाहिए। अगर आप उम्मीद रख रही हैं कि वो बेटे की तरह आपके सारे काम करें, तो अगर वो लोग भी उम्मीद रख रहे हैं कि आप बेटे की तरह अपनी प्रॉपर्टी उन्हें दे देंगे, तो कहीं न कहीं वो गलत नहीं है। ठीक, तो अगर आप बिल्कुल क्लियर हो कि अपनी प्रॉपर्टी आप अपनी बेटियों के लिए ही रखोगी और वो प्रॉपर्टी के लालच में ही आपका काम कर रहे हैं, अगर उनको ऐसा लगता है कि प्रॉपर्टी आप नहीं देंगी तो वो काम नहीं कर रहे, तो फिर आपको उनसे कोई उम्मीद नहीं रखनी है। और अगर अब वो करने आए भी, तो आपको चाहिए कि आप विनम्रता से उन्हें मना कर दें और अपना काम, अपनी ज़िम्मेदारियाँ उस तरीके से निभाएँ कि हाँ, मेरे आगे बेटा नहीं है, तो मैं आगे कैसे मैनेज करूँगी, ठीक है ना? तो जब हम किसी से उम्मीद रखेंगे नहीं, तो वो भी हमारे से कोई उम्मीद नहीं रखेगा और रिश्तों में कलेश होने से बच जाएगा। नेक्स्ट है, हमारी जॉइंट फैमिली है, मैं प्राइवेट जॉब के कारण बच्चे के साथ मायके में रहती हूँ। प्रमोशन में फील्ड वर्क था जो बच्चे और मायके में रहने के कारण मैनेज नहीं हो रहा था, तो मैंने वापस अपना पुराने कार्य को करना ठीक समझा। सैलरी ज़्यादा नहीं था पर हेडेक बहुत था। मेंटल पीस की बैंड बजी थी। क्या आपके अकॉर्डिंग मैंने सही किया? जी, आपने बिल्कुल ठीक किया। हम औरतों को घर पे भी आके बहुत सारे काम करने होते हैं, एक आध नहीं। तो इसके लिए हमारा मेंटल पीस मेंटेन रहना ज़रूरी है। पैसे चाहे 4 कम आ जाएँ, लेकिन जहाँ हम ईज़िली मैनेज कर लें, वही जॉब हमारे लिए ठीक है। नेक्स्ट, अपनी जॉइंट फैमिली के साथ रहकर हमने एक छोटा-सा घर बनाया है। जेठ जी अच्छे हैं, पर कभी-कभी जेठानी की बातें ओवर हो जाती हैं। घर तो हमने बना लिया, पर अब अलग होने में डरती हूँ क्योंकि उनका भी एक बेटा है, मेरा भी अलग होने के बारे में बात करने पर घर तोड़ रही है, ये ब्लेम आ जाता है मेरे ऊपर। वह रहकर मैं फ्री माइंड नहीं रह पाती, डर बना रहता है जेठानी कब क्या बोल दे। सब यही बोलेंगे कि मैंने भाइयों को अलग कर दिया। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ? तो देखो, जेठानी का जो बोलने का तरीका है, वो कितने हद तक आप बर्दाश्त कर सकते हो? अगर वो बेअरेबल है कि एक होता है ना कि नेचर है बंदे का, आप अवॉइड करना सीख गए। अगर इस लिमिट तक है, तो देखो जॉइंट फैमिली नहीं तोड़नी, ठीक? लेकिन अगर ये वाली बात है कि भाई उस उनकी बातें उस लेवल तक आपको पिंच कर रही हैं और एक्चुअल में वो इतना बुरा बोल रही हैं। एक तो होता है कि बोला उन्होंने कम, पिंच आपको ज़्यादा कर रहा है, तब तो आपको अपना जो दिमाग में रिएक्शन करने का जो तरीका है उसको चेंज करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर हर आदमी ये एग्री करता है, कहीं न कहीं आपने कहते सुना है कि हाँ, बहुत बुरा बोल देती है, तो फिर आपको अपने मेंटल पीस को अगर बचाना है, तो ये कि जी परिवार तोड़ दिया, ये ब्लेम मुझ पे आएगा, भाइयों को अलग कर दिया, ये ब्लेम मुझ पे आएगा। आज नहीं आएगा, जैसी स्थिति चल रही है, 10 साल और सुन लो, 10 साल और बर्दाश्त कर लो, फिर आएगा। तो जब भी घर टूटते हैं, जब भी भाई-भाई अलग होते हैं, तो कहीं न कहीं उसमें या तो प्रॉपर्टी का चक्कर होता है और उसमें भी प्रॉपर्टी ज़रूरी नहीं है कि पत्नी ने बात उठाई हो, कई बार भाइयों में बात उठ जाती है या फिर उनकी पत्नियों में तालमेल नहीं बैठता, यही 2 बातें होती हैं, जब झगड़ा होता है। तो अगर ये चीज़ें आपको इस हद तक परेशान कर रही हैं कि आप अपना घर, परिवार, बच्चे उन पे ध्यान ना दे पाएँ या फिर अपने आप में कुढ़ती रहें, परेशान हो जाएँ, अपनी योग्यताओं में पूरा ना प्रदर्शन कर पाएँ, इस हद तक अगर आपको डिस्टर्ब कर रही हैं, तो श्योरली आप अलग रहने का ऑप्शन ले सकते हो। लेकिन अगर नॉर्मल खटपट है, थोड़ी बहुत हिरसबाजी, थोड़ा बहुत तुनक-मिजाजी, थोड़ा बहुत कह सुन दिया, तो एक नेचर समझ के आप छोड़ सकती हो। तो पहला ऑप्शन मैं अभी भी यही सलाह दूँगी कि जब तक हैं 2 भाई साथ चल रहे हैं, काम-काज एक परिवार जब तक चल रहा है, चला लो, बेटर वही है। लेकिन अगर बात आगे बढ़ जाती है कि रहना मुश्किल हो रहा है, तो एट द एंड अलग होना ही है, तो फिर आज ही हो जाओ।
अगला प्रश्न है बच्चों की पढ़ाई से कि मेरा बेटा पढ़ाई में बहुत अच्छा है, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी अच्छे से करता है, लेकिन जब घर पर हम उसका सिलेबस चेक करते हैं तो सब अच्छे से सुनाता है, बट वो एग्ज़ाम में हमेशा गड़बड़ करके आता है। जैसे जिसका आंसर उसको आते हैं उसको छोड़कर या गलत करके, जिस कारण उसका रिज़ल्ट ख़राब हो जाता है। मैं सोचती थी कि चलो टाइम के साथ सही हो जाएगा, बट अभी वो क्लास 5th में है, फिर भी यही हाल है। प्लीज़ कोई सोल्यूशन बताएँ। तो देखो, ये समस्या खुद मेरे साथ भी है, मैं जब पढ़ती थी, और मेरी बेटी के साथ भी है। आरोही ये चीज़ कर जाती है कई बार कि उसको यहाँ पे अगर हम सुन रहे हैं तो वो अच्छा कर रही है, लेकिन कई बार वो क्वेश्चन 1-2 इस तरीके से कराती है कि वहाँ पे जो उसे अच्छे से आता है वो भी वहाँ पर गलत हो गए, और उसकी वजह से उसके मार्क्स कटे भी हैं। ठीक है? तो इसमें लेकिन मैं अभी मैं आरोही को तो नहीं कर सकती कि ये फ्यूचर में क्या बनेगी, मैं पहले से बोल दूँ। लेकिन मैं अपने प्रैक्टिकल से आपको बता सकती हूँ कि अगर कोई बच्चा घर पे, उसको चीज़ें पता हैं, उसको सिलेबस आता है, उसको नॉलेज है कि मैंने क्या पढ़ा है, अगर वो पेपर में परफॉर्म नहीं कर पाता, उसके वेरियस रीजंस हो सकते हैं। वो पेपर को सीरियसली नहीं ले रहा, कई बार ये है कि नहीं लिखना आता है लेकिन पेपर में नहीं हो रहा, परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे, प्रेशर ले रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि हम आता है लेकिन हमारे मार्क्स आप देखोगे, पेपर में आप देखोगे तो उसने नहीं आते। पर उसका, आपको उसके फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत इसलिए नहीं है, क्योंकि जिस बच्चे को नॉलेज होती है वो कहीं ना कहीं जब कंपटीशन वाली चीज़ आएंगी या जब उसको अपनी नॉलेज की एक्चुअल में ज़रूरत पड़ेगी तब वो उनको यूज़ कर लेते हैं। ठीक है? और दूसरी चीज़ क्या है कि अभी वो 5th में है, आप कोशिश जारी रखो, मैं ये नहीं कह रही कि उसको छोड़ दो, ठीक है? लेकिन उसको इसी तरीके से मोटिवेट करो कि बेटा ये पूरा सिलेबस याद करने में आपने कितने महीने, कितने हफ्तों की मेहनत दी है। अगर आप उस 1 डेढ़ घंटा जो एग्ज़ाम का होता है, उसमें आप कॉन्सन्ट्रेट नहीं कर पाते, तो आपकी ये सारी मेहनत बेकार हो जाती है। दूसरी चीज़, उसको ये समझा दो कि कोई एक एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए भी क्राइटेरिया होता है कि मिनिमम परसेंटेज वो कहीं न कहीं इतनी होनी चाहिए, उसके बाद ही आप एप्लीकेबल होते हो वहाँ पे। है ना? तो कि उतनी लाने के लिए भी आपको एक कंसंट्रेशन आपको करनी पड़ेगी। तो उसको ये कॉन्फिडेंस दिलाते रहो कि तुझे आता है, लेकिन थोड़ा-सा कंसंट्रेशन पे और काम कर। वहाँ पर दुनिया जो देखेगी वो मार्क्स देखेगी। जब नौकरी की बात आएगी या कहीं पर भी, तो परसेंटेज मैटर करती हैं। तो इतनी तो ले आओ कि एटलीस्ट वो क्राइटेरिया पूरा हो जाए। दौड़ में मत भागो कि 99 ही लाना है, उससे नीचे हो गए या 2% इधर या उधर। लेकिन एक जो नॉर्मल होता है कि वो 50-55% जो यूपी बोर्ड वालों के भी मांगते थे, उसके हिसाब से ये है कि अगर वो सीबीएसई, आईसीएसई वगैरह में है, उस तरीके की पढ़ाई वाला है, तो कि भाई कम से कम 80% तक अपना ये लेवल मेंटेन रखो कि इससे नीचे जाओगे तो फिर आगे आपको इन फ्यूचर दिक्कत आएगी। तो थोड़ा-थोड़ा उसको समझाते रहो, अभी टाइम है, 5th क्लास है, तो मे बी जब वो खुद अपने दिमाग से सोचेगा, तब वो वहाँ पे कॉन्सन्ट्रेट कर पाएगा। अगर आप कहेंगी खाली और उसको समझ ना आया रीज़न, तो वो नहीं करते बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है भाभी से रिलेटेड। खुद तो आईफोन चलाती है, जब राखी या दूज आती है तो रोने लगती है कि काम नहीं चल रहा, और नंदों से उम्मीद करती है कि महंगी मिठाई लाएं। हो सकता है आईफोन किस्तों पे हो, या फिर एक दूसरी चीज़ ये भी होती है, टेंडेंसी होती है कि हमारे पास बहुत है लेकिन जी से हमारे किसी को देने के लिए छुट नहीं रहा 1 रुपया भी, ऐसा भी नेचर होता है। तो दोनों में से मान के चलो कोई भी रीज़न है। मान लो एक्चुअल में उनके पास नहीं है, आईफोन की क्या है, 10,000 20,000 कमाने वाले बच्चे भी शौक में आईफोन ले लेते हैं और फिर कई सालों तक उसकी किस्तें चुका रहे होते हैं। तो कोई उनके हाथ में आईफोन देखेगा तो यही सोचेगा ना कि भाई 1.5 लाख का फ़ोन ले रखा है। लेकिन असलियत, जो समझदार है उसको पता होती है कि 20,000 कमाने वाला 1.5 लाख का फ़ोन कैसे लेगा। ठीक है ना? तो हो सकता है आपके भाई का काम-वाम इतना अच्छा है कि चलो उन्होंने आईफ़ोन खरीद लिया, आपको वो नहीं दे रही, नहीं दे रही, नहीं दे रही। अब आपसे वो उम्मीद रख रही हैं कि मिठाई महँगी लाएँ, तो कोई हमसे क्या उम्मीद रख रहा है, ये उसकी प्रॉब्लम है, उसे पूरा करने की ज़िम्मेदारी हमारी नहीं है, सिंपल सी बात है। तो जो आपकी गुंजाइश है, जो आपके जी से छूट रहा है, जितनी मिठाई आपको लेके जानी है, जौन-सी लेके जानी है, आप वो लेके जाओ। वो क्या सोच रही हैं, मुँह बना रही हैं, हँस के ले रही हैं। मुझे इतना पता है पर्सनल एक्सपीरियंस से, जिस आदमी को मुँह बनाना होता है त्योहार पे, आप उसके लिए चाहे दुनिया की सबसे महँगी मिठाई भी ले जाओगे ना, वो उसको भी देख के उसका सेम मुँह होगा। और बिल्कुल सस्ती वाली लेके जाओगे, तब वो चल भले मुँह चढ़ के कह देंगी, ये ले आई। लेकिन आप अच्छा भी ले जाओगे ना, तारीफ़ वो फिर भी नहीं करेंगी। तो ऐसे आदमी को प्रसन्न करने के चक्कर में आपको जाना नहीं है। आपकी जो गुंजाइश हो, आपका जो मन से छूटे कि भाई मैं अपने भाई के घर ये लेके जाना चाहती हूँ,
आप वो लेके जाओ, विदाउट ये एक्सपेक्ट करें कि इसको देख के भाभी खुश होएंगी या इसके बदले में या ऐसा कुछ हमें रिवर्ट बैक में उनका परफॉर्मेंस मिलेगा कि भाई हाँ खुशी हो गई, हमारे साथ अच्छा बिहेव कर रही है, ठीक है। और लेने देने की बात ऐसी है कि अगर वो भाई नहीं दे रही तो नहीं दे रही, क्या फ़र्क पड़ रहा है कि भाई से लेने थोड़ी जा रहे हैं हम, त्योहार है ठीक है, तो जो हमारे जी से छूट रहा है हम उतना लेके जा रहे हैं, उसे बेचने थोड़ी जा रहे हैं मिठाई को कि 400 रुपये की मिठाई हम लेके जा रहे हैं तो 2000 वो देगा ही देगा, ना भी दे क्या फ़र्क पड़ रहा है। ठीक, दूसरी चीज़ वो है कि आपको घर में सुनने को मिल सकती है कि वो तो कुछ देता नहीं, तू इतनी लेता है, तो जितनी वो देते हैं आप उस हिसाब से मिठाई लेके जाओ, बात ख़त्म हो गई। तो ये तो बैलेंसिंग की बात है, आप किसी से ज़बरदस्ती लेना देने में या मान सम्मान में या प्यार मोहब्बत में कह के करवा नहीं सकते। अगर आपके घर के बड़े बहू को फोर्स करके नंद की सेवा करवा भी दें या कुछ कह भी दें तो भी वो नंद मतलब वैम्प ही रहेगी फिर वो, तो उस वैम्प बनने वाले उसमें जाना नहीं है। ठीक है, मेरे हिसाब से तो ये करना चाहिए कि भाई ठीक है, वो जो उम्मीद रख रहे हैं ठीक है, जो आपको सही लगे आप वो लेके जाओ, दिल पे मत लो कि जी काम सही नहीं चल रहा। जब वो कहें काम सही नहीं चल रहा तो पूरी सांत्वना दो कि कोई बात नहीं भाभी, ठीक हो जाएगा सब, बताओ हमारे लायक कोई वो हो तो हम भी कर देंगे। बस एक आदमी झूठ बोल रहा है, आपको बेवकूफ़ बना रहा है, तो उसके सामने दिखा दो कि हाँ भाई खुश रहे, हम बन गए बेवकूफ़। अगला है, मेरी शादी को 6 साल हो गए हैं, बेबी नहीं हो रहा है, शादी के बाद पढ़ाई छूट गई, ससुराल वाले फाइनेंशियली अच्छे हैं, फैमिली बिजनेस है, बट हस्बैंड ध्यान नहीं देते ठीक से, जिसके कारण मुझे बात सुननी पड़ती है घर में। काम बहुत है फिर भी बहुत परेशान रहता है मन, हमारी मैरिड लाइफ भी सही नहीं चल रही, क्या करूं समझ नहीं आ रहा। सबका बहुत ध्यान रखती हूँ, सब काम करती हूँ, फैमिली के चक्कर में पढ़ाई छोड़ दी, लेकिन अब सास कहती है कि 6 साल बर्बाद कर दिए तुमने, लाइफ में कुछ नहीं कर पाई, रोने से क्या होगा, बहुत परेशान हूँ दी, प्लीज़ हेल्प, कुछ सजेशन दीजिए। तो देखो 6 साल आपने बर्बाद कर दिए, मेरा सजेशन सिर्फ इतना है, जब अब पलट के यही मिला ना कि 6 साल बर्बाद कर दिए कुछ नहीं करा, तो इनफर्टिलिटी का ऐसा है जो ट्रीटमेंट ले रहे हो लेते रहो, वो तो भगवान की मर्ज़ी है। जब आप पॉजिटिव रहोगे, सेहत में सब कुछ सही हो जाएगा, तो वहाँ तो वो भगवान की चलेगी, ठीक है, हमारी कुछ नहीं चल सकती इंसानों की उसमें। बाकी पढ़ाई में जो आपने बर्बाद कर दिए, 6 साल कर दिए, आज और अभी से, ये 1 महीने पहले का कमेंट है, लेकिन मैं आज बता रही हूँ, तो अभी से अपने पढ़ाई जो आपने छोड़ी है, जो भी आप करियर में करना चाहते थे, उस तरफ पूरी तरह समर्पित हो जाओ। 1-2 ज़िम्मेदारी घर की छूट रही है, छूटने दो, क्योंकि घर की ज़िम्मेदारियों के चलते आपने पढ़ाई छोड़ी, लेकिन बदले में आपको यही मिला ना कि क्या ही कर लिया, तो ठीक है, पढ़ाई के साथ घर का काम करते रहो जितना ईज़िली हो जाए, बाकी अब लग जाओ अपना करियर बनाने में। नेक्स्ट, मेरी शादी को 8 साल हो गए हैं, हम 3 सिस्टर हैं, बड़ी वाली की शादी गांव में हो गई और हम दोनों की एक घर में, हम दोनों 3rd-4th फ्लोर पर रहती हैं, जेठानी से बनती नहीं, जेठ के तो क्या कहने, बहुत दुखी हैं, क्या करें, हम बहनों के बेटे हैं, जेठानी का तीसरी बार ऑपरेशन से बेटी हुई है, उसके लड़का चाहिए था, दूसरी बार लड़की हुई थी पर वो एक्सपायर हो गई थी, हम बिल्कुल भी बुलाते नहीं हैं, क्या करें, जेठानी में घमंड भी बहुत है। तो देखो जब पटरी खा ही नहीं रही तो खा ही नहीं रही, फिर क्या ही पड़ी है। आप दोनों भाई अकेलापन फील करने वाली बात है नहीं, आप दोनों बहनें हो, लेकिन जेठानी कहीं ना कहीं अकेली पड़ रही है। दूसरा, संतान के बारे में जो उसको चाहिए वो मिल नहीं रहा, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक बड़ा दिल करके आपको उसके साथ सहृदयता से पेश आना चाहिए। रिश्ते में आपसे बड़ी हैं और कहीं ना कहीं भगवान ने उनके हिसाब से उनको चीज़ें नहीं दे रखी, इसलिए वो परेशान है, तो आपको उन्हें एक संबल देने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि घमंड बहुत है ये कह के आप अपना पल्ला छुड़ा लें। मैं मानती हूँ कि हो सकता है उनमें घमंड बहुत हो और उनके साथ टाइम स्पेंड करना ही मुश्किल हो, लेकिन जितना हो सके मैं तो ये सलाह दूंगी कि आप दोनों बहनें हैं, आप एक जगह मजबूती से रहिए, साथ में अपनी जिठानी को भी अपने साथ मिला के रखिए। परिवार की 3 बहुएं हैं, तीनों में जब बॉन्डिंग होगी तो जब जो मज़ा तब आएगा ना, वो ऐसे लड़ने में नहीं आएगा। एक ही घर में रह रहे हो, सबसे बड़ी बात लड़ने में फिर ये है कि या तो फिर बिल्कुल अलग हो जाओ। अब आप रोज़ एक ही घर में एक दूसरे की शक्ल देख रहे हो और किलस रहे हो, बात नहीं कर रहे हो, ये सबसे गंदा होता है। तो अगर एक घर में रहना है तो तरीके से रह लो, तो वो ज़्यादा बढ़िया लगता है। लेकिन अगर हम रह भी रहे हैं, लड़ भी रहे हैं, फिर ना मेंटल पीस अपना भी ख़राब होता है, सामने वाले का भी, और उस लड़ाई में हार जीत किसी की भी हो, लेकिन आप परिवार जो है वो समझिए गया, लेकिन जो यहाँ से भी है ना, आप सही नहीं रहते। तो या तो फिर जब रहना वही है तो मेरे ख्याल से तो यही है भाई, वो
संतान के इशू में थोड़ा स्ट्रगल कर रही हैं। एक दो बात कह भी दें तो लेट इट बी। आपको चाहिए कि थोड़ा सा उनके साथ सहृदयता से पेश आओ, क्या पता सब कुछ ठीक हो जाए और बढ़िया सा परिवार बन जाए। उनके मन से एक वो निकल जाए कि चलो, आप कह सकते हो ना कि भाई हमारे बच्चे भी तो आपके ही बच्चे हैं, जब जो काम हो, त्योहार है, उनकी बेटियों को बुलाओ अच्छे से, तो कहीं ना कहीं उनको आ जाएगा सब्र की कोई बात नहीं, मेरे नहीं है इनके तो हैं भाई, फर्स्ट कज़न है। तो कई परिवार ऐसे हैं बिल्कुल सगे भाई बहनों की तरह रहते हैं, तो मुझे लगता है आपको उस तरफ पहल करनी चाहिए। ये प्रश्न नहीं है, जस्ट मेरे लिए एक थॉट है कि थैंक यू मैम मेरी लाइफ में आने के लिए। मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, बस मुझे आपको थैंक्स कहना है। मैंने आपके ब्लॉग से 2 बातें फॉलो की, एक बर्तन वाली, बहुत सारे बर्तन जब हो जाते हैं तो आपने जो तरीका बताया वो, दूसरी ये कि पहले काम ख़त्म कर लेते हैं, बाद में उसको रो लेंगे, कोई टेंशन अगर होती है। और भी सीख रही हूँ धीरे धीरे, आप बहुत रियल हो और बातें भी ऐसी हैं जो सच में आपकी जो फॉलो करी जा सकें। बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड मैम आपको, थैंक यू सो मच राशि। कोशिश मेरी यही है, हर एक की लाइफ सॉर्टेड हो जाए, बस बिना किसी को दुख पहुंचाए, अपना सुख हर लड़की ढूंढ ले और अपनी अच्छे से योग्यताएं जितनी भी उसे प्रभु ने दी है उनका वो प्रॉपर यूज़ कर पाए। अगला है दी, मैंने इंस्टाग्राम पर एक पेज आ रहा था, बहुत सुंदर सूट था, ऑर्डर किया, डिलीवर्ड भी हो गया, बट उसमें सूट की जगह एकदम गंदी साड़ी भेज दी एंड वो पेज भी नहीं दिख रहा। अब मैं क्या करूं, फ्रॉड हो गया, क्या करें? आपको कुछ आइडिया हो इस बारे में तो शेयर करें। देखो, जब भी कभी कोई बहुत ऐसी डील नज़र आए ना जो टू गुड टू बी रियल हो, तो वो एक्चुअली टू गुड टू बी रियल होती है कि इतनी अच्छी चीज़ इतने कम पैसों में नहीं मिलती। तो मैं तो जब भी कभी ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ, जब ऐसी साइट से करती हूँ, या तो वो बहुत ऑथेंटिक हो, रिटर्न पॉलिसी हो उसकी प्रॉपर, या फिर उसके जो लोगों ने मंगाए हैं उसके प्रॉपर फ़ोटोज़ वगैरह मुझे दिख जाएँ। अदरवाइज़ मैं नहीं वो करती वहाँ से ख़रीदारी, चाहे वो कितनी भी चीज़ी डील लग रही हो। ठीक है ना? तो कई बार हमारा लालची, और मैं बताऊँ आपको, हमारे यहाँ पे एक टीचर थी, उनके 1 लाख शायद 81,000 सैलरी अकाउंट से किसी ने उड़ा लिए थे इसी ऑनलाइन शॉपिंग के चक्कर में, कि वो खुद कह रही थी कि मैं लालच में मारी गई, सस्ता देख के मैंने सोचा, और उन्होंने ओटीपी वगैरह जो मांगी वो दे दी लॉगिन साइन इन करने के चक्कर में। तो इन चीज़ों से हमें पढ़े लिखे होने की वजह से सचेत रहना चाहिए। मतलब उनका इतना हार्श डायलॉग था, मैंने कहा कि मैम आप इतने एजुकेटेड होके कैसे मतलब फंस गए इस चीज़ में? तो उन्होंने सीधे कहा कि पैसा तो आजकल पढ़े लिखों के पास ही है, तो हम ही तो उड़ाएंगे या हमारे ही लूटेंगे ये लोग, सीधा उनका ये था। लेकिन बात सोचने की ये है कि इतनी जल्दी आप किसी भी बात पे विश्वास मत करो कि हाँ ये इतने सस्ते में हमें ये कुछ मिल जाएगा। हमेशा एक क्लैरिटी चेक होना चाहिए कि भाई इतना वहाँ मिल रहा है, इतना यहाँ मिल रहा है, तो ये अगर इतना सस्ता दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं? तो उसकी थोड़ी तो ऑथेंटिक चीज़ों की देख लो। इतनी जल्दी लालच में नहीं आना चाहिए किसी भी के भी कि हाँ जी दे रहे होंगे। और इंस्टाग्राम पे मैं आपको बताऊँ ये बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो बी वेरी वेरी केयरफुल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दी, मेरे हस्बैंड को मेरे ससुर की नौकरी मिली थी, लेकिन जब नौकरी मिली थी तो हमारे सामने ये कहा गया कि एक भाई नौकरी ले लो, एक भाई सर्विस का पैसा ले लो। तो हमने सारी सर्विस का पैसा उनको दे दिया। हमारे गांव में हमारे 2 प्लॉट, एक घर है, हमने वो भी नहीं लिया। सास का जो भी सोना चांदी था मैंने कुछ नहीं लिया, यहाँ तक कि मेरा दहेज वाला सामान भी वहीं पड़ा है। जब हम घर से आए तो एक भी चीज़ नहीं उठाई, लेकिन अब जो जेठ जिठानी है, यहाँ तक कि उनका लड़का भी हर महीने का खर्चा मांगते हैं, जैसे कि घर की ज़रूरत मेरे हस्बैंड बिना उनके कहे उनके बच्चों को कपड़े, उसकी फ़ीस पहले ही दे रहे हैं। अब भाई भी कहता है कि काम नहीं है, घर नहीं चलता, 4 लाख का अप्रॉक्सीमेट हमने दे दिया। अब इस चक्कर में हस्बैंड अपने भाई के लिए परेशान रहता है कि उनका काम नहीं है। हमने काम करके देने को कहा तो कहते हैं कि चलेगा नहीं। गाँव में अब इस चक्कर में हस्बैंड की तबीयत भी सही नहीं रहती, नौकरी भी करनी पड़ती है। हमारा एक बेटा एक बेटी है, उनके एक लड़का, अभी हमारा सब काम बाकी है, घर भी नहीं बनाया, क्या करूँ दी, प्लीज़ रिप्लाई। तो देखो, ये चीज़ें जब नौकरी मिलती है ना, ये बहुत घरों में मैंने देखा है कि जो बच्चा नौकरी लेता है, बाकी के बच्चे प्रॉपर्टी भी ले लेते हैं, फंड का पैसा भी ले लेते हैं, लेकिन फिर भी ताउम्र उस बंदे को मैंने ऐसे लाइव 2 अपने सामने देखे हैं, जो पूरी ज़िंदगी, क्योंकि उन्हें बाप की नौकरी मिली थी, पनप नहीं पाए, क्योंकि उनके भाइयों ने उनको कभी पनपने दिया ही नहीं। हर खर्चे के लिए, हर मोटे खर्चे के लिए वो इधर ही खड़े रहते थे कि तेरे पास पापा की नौकरी के पैसे हैं, तूने नौकरी ली है, तेरे को तो हर महीने मिल रहा है, तो तू हमें देगा। तो इन्हें देख के मेरे को तो वो होता है कि अगर ऐसा कभी कुछ हो ना, तो भाई या तो किसी कागज़ पे लिखवा लो सरकारी कि इसके बाद आप मुझे परेशान नहीं करेंगे, लेकिन वरना तो यही रहता है कि उसके बाद आपने अब इतना कुछ छोड़ दिया, उसके बाद भी यही हो रहा है।
ठीक है ना। तो अब उसमें तरीका क्या हो सकता है कि ठीक है, सैलरी जो आएगी भाई उसमें से एक फिक्स अमाउंट आपके हस्बैंड ये कर दें कि ठीक है ये मैं बांध सकता हूँ, लेकिन बदले में जो आप वहाँ प्रॉपर्टी छोड़ के आए हो ना कि प्लॉट मकान सोना चांदी, फिर उसमें फिर आधा आधा हो जाएगा, क्योंकि नौकरी का पैसा वहाँ गया। अब भी तो मैं दे ही रहा हूँ 25%, तो ये आपको तो बैठ के बात करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप इस उसमें रहोगे कि उनका काम नहीं चल रहा इसलिए आप दे रहे हो, तो मतलब देने में मैं ये नहीं कह रही कि देना गलत है, अगर आपका भाई मजबूरी में है ठीक है दे दो, लेकिन कुछ हिसाब तो हो कि कितना और कब तक। आप ऐसे पनप ही नहीं पाओगे। वो बिना करे अगर अपना परिवार चला रहे हैं तो ना तो वो कहीं पनप पाएंगे और ना आप, क्योंकि इतनी महंगाई में आजकल एक तनख्वाह में एक घर चल जाए ना वो भी बहुत मुश्किल है, दोनों कमाते हैं जब बढ़िया से घर चलता है। तो अब तो एक परिवार में दो परिवार चलाने की कोशिश करोगे तो फिर दिक्कत दोनों जगह रहेगी। तो इसको थोड़ा वो दोनों भाइयों को चाहिए कि समझ बूझ के काम करें, और अगर उनको सैलरी इतनी खटक रही है तो आप उसमें से एक परसेंटेज बांध दो, क्योंकि मेहनत उस नौकरी को करने में आपके हस्बैंड कर रहे हैं। ठीक है ना। तो ये दो भाइयों को बात करने दो, मेरे हिसाब से तो आप बीच में ना पड़ो, उन्हें बात करने दो कि भाई देख इतना मैं रख ले रहा हूँ, तेरे को इतना महीने का मैं देता रहूँगा, लेकिन जो वहाँ पर असल आप छोड़ के आए हो फिर थोड़ा थोड़ा उसमें से भी आप ले लो, तो कहीं ना कहीं आपकी एक कैपिटल भी बन जाएगी और अपना स्मूथली सैलरी में दोनों भाइयों का थोड़ा थोड़ा चलता रहेगा, और एक निश्चित अमाउंट फिक्स रहेगा कि इतना दे रहा हूँ। तो उसमें यह है कि आगे तक वो भी दे कि भाई इतने हज़ार ये देगा बाकी मुझे करना है। थोड़ा सा एक बार बैठ के क्लियर ये दोनों भाई बात कर लेना तो इस समस्या का हल निकल जाएगा। अदरवाइज एंड में होगा ये, मैं आपको बताऊं, सारी ज़िंदगी करोगे, एंड में जिस दिन हिम्मत जवाब दे जाएगी आपकी उस दिन आप मना करोगे और सारा किया धरा एक झटके में पानी में मिल जाएगा और आपको फिर बुराई मिलेगी। इससे बढ़िया क्लियर कर लो, फिर सारी ज़िंदगी देते रहो उतना, वो बढ़िया है। मेरे हस्बैंड दिन भर मोबाइल देखते हैं, अपने वर्क एंड फ्रेंड्स पे ध्यान देते हैं, मेरे ऊपर ध्यान नहीं देते। प्लीज़ मेरे सवाल का जवाब दीजिए, हम क्या करें? प्लीज़ 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 प्लीज़। तो इस लायक बनिए कि आप पे ध्यान दिया जाए। अब इससे मेरा क्या तात्पर्य है? काम और दोस्त, उनको लगता है कि इस चीज़ को टाइम नहीं दिया तो ये मेरे हाथ से चली जाएगी, बिगड़ जाएगी। पत्नी, उनको लगता है कि अब ये आ गई है कहाँ ही जाएगी। तो आप कहीं नहीं जाएंगी, ये फैक्ट है, जीवन साथी हैं आप। लेकिन आपका व्यवहार आपको भी बुरा लग रहा है, आप उन्हें इग्नोर कर सकती हैं, थोड़ा बहुत अपने एक्शंस के थ्रू आप उन्हें बताएं। जब आप पे ध्यान दें तो आप उनसे बहुत अच्छे से पेश आइए, लेकिन जब आप पे ध्यान नहीं देते तो आपको भी प्रिटेंड करना है कि आप उन पे ध्यान नहीं दे रही हैं। ठीक, आपको भी ये दिखाना है कि ठीक है आप इतने व्यस्त हैं, आप अगर, मैं भी कुल मिला के आपको ये दिखाना है कि आपका भी कुछ मेंटेनेंस है। अगर आप सर्टेन वे में उनके साथ पेश आएंगे तो वो आपको रिस्पॉन्स में एक अच्छी सी स्माइल, एक अच्छा साथ, एक अच्छी सी केयर आपको देंगी। ये बात उनको समझ में आनी चाहिए। अगर वो ध्यान दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, उनके काम सारे परफेक्ट हो रहे हैं, बीवी कुछ कह नहीं रही है, कह भी रही है तो वो नहीं भी सुन रहे तब भी कुछ नहीं हो रहा, तो फिर उनको यह है कि भाई ये तो होगी, अब आगे की चीज़ों के लिए मेहनत कर लूँ। ठीक है ना। तो वो नहीं ध्यान दे रहे ना तो आप उनसे ध्यान के लिए गिड़गिड़ाओ मत। पहली चीज़ जिसके लिए आप ज़्यादा कहोगे कि मुझ पे ध्यान दो, वो कोई नहीं देता, चाहे वो लवर हो या हस्बैंड हो। लेकिन अगर वो ध्यान नहीं दे रहे तो आप भी इतने व्यस्त हो जाओ कि आप भी उनके ध्यान के मोहताज ना रहो कि जी मुझ पे ध्यान दो ही। इतने व्यस्त हो जाओ कि वो खुद आप पे ध्यान दे कि अरे मेरी पत्नी है कहाँ, खाना वाना दे के निकल गई, टाइम ही नहीं है उसके पास तो मेरे लिए। आएगा 2-4 दिन बाद दिमाग में। अभी आप उनके लिए हमेशा अवेलेबल हो, चारों तरफ घूमती रहती हो ना, शायद इसलिए उनको वो टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं पत्नियों को, पति। लेकिन अगर पत्नी काम अपने सारे निपटाए और वो भी अगर पति से फिर लिमिटेड बातों पे आ जाए ना कि पति के पास कुछ बात नहीं है करने को तो मेरे पास भी नहीं है, तो 2 दिन में फिर पति को महसूस होने लगता है कि यार बात नहीं कर रही है, कुछ नहीं कर रही। तो आप इस लायक बनो कि वो आप पे ध्यान दे, कुछ ऐसा करो तभी तो वो ध्यान दे पाएंगे। नेक्स्ट है पेरेंटिंग से। मेरे 2 बेटे हैं, एक 14 ईयर्स का, दूसरा 12 ईयर्स का। मेरा बड़ा वाला बेटा हमारा बिल्कुल कहना नहीं मानता, हर छोटी छोटी बातों के लिए मना कर देता है, बहस करता है, उसका नेचर फैमिली में किसी के लिए भी हेल्पिंग नहीं है। वहीं छोटा बेटा हमारी बात सुनता है, अपने भाई के साथ भी सही से रहता है, किसी काम के लिए मना नहीं करता, दोनों एक ही एनवायरनमेंट में रहते हैं, एक ही घर, एक ही स्कूल,
साइकोलॉजिकल के अकॉर्डिंग हो सकता है उनका नेचर डिफरेंट है, बट इस वजह से हमारे घर में कई लंबे टाइम से रोज़ बहस होती है। मैं हर तरह से समझा चुकी हूँ, बड़े वाले के साथ मेरा बिहेवियर भी बहुत ख़राब हो गया है, हर बात पे बहस ही रहती है। हस्बैंड को बोलती हूँ तो कहता है मेरा भी नहीं मानता, मैं क्या करूँ। आप प्लीज़ मेरी हेल्प करें, मैं उसके साथ कैसे अपने रिलेशंस को इम्प्रूव करूँ, प्लीज़ दी। मैं अपने दोनों बेटों के साथ समान नेचर रखना चाहती हूँ, बट ऐसा नहीं हो रहा है। उसे बहुत सुना देती हूँ, फिर बहुत गिल्टी फील होती है। ये सब कैसे सही करूँ, आप प्लीज़ गाइड करो कि मैं क्या करूँ ताकि मेरा मेंटल पीस भी बना रहे और फैमिली में प्यार भी। प्लीज़ रिप्लाई जल्दी करना आप। तो देखो, जल्दी तो हो नहीं पाया, लेकिन आज मैं कर रही हूँ। ऐसा जो नेचर है दोनों बच्चों का सेम नहीं है, ये तो देखो हर दूसरे घर में मिल जाएगा। दो बच्चे कभी भी एक से नहीं होते। फिर उनमें एक होता है जो सामाजिक रूप से जो हमें चाहिए वैसा बिहेवियर कर रहा होता है, और दूसरा उसके अगेंस्ट कर रहा होता है। ये भी बहुत जगह मैंने देखा है, आपने भी देखा होगा। अब दिक्कत क्या है, हम कोशिश करते हैं कि अब इसको नहीं बोलेंगे, लेकिन फिर वो अगली हरकत ऐसी कर देता है कि हम फिर चिल्ला पड़ते हैं। ठीक है ना। आपको देखो अब बात तो उसे टोकनी पड़ेगी, क्योंकि उसको सही रास्ते पे लाने की जिम्मेदारी आपकी है, बीइंग अ मदर या बीइंग अ पेरेंट, आप दोनों की। ठीक है ना। अब आपके हस्बैंड ने ये कह दिया कि मेरी भी नहीं सुनता, तो आप उनको, एक तो आप, मैं जितनी बात कर रही हूँ उससे ज़्यादा कुछ बड़े क्रिस्प पेरेंटिंग के ऊपर वीडियोज़ होते हैं जो एग्जैक्ट बताते हैं कि आपको अपने बच्चे से क्या प्रश्न पूछने हैं, क्या बात बतानी है। लेकिन वो ज़्यादातर जो मैंने देखे हैं वो छोटे बच्चों के लिए होते हैं, मतलब 12-13 साल तक के, तो वो आपके लिए काम कर जाएंगे लगभग 14 साल तक के। दूसरी, आपको सोचने की ज़रूरत है, 14 साल का बच्चा, वो टीन एज, अपनी याद करो कैसा तूफान का टाइम होता था। मतलब जब हमने चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ी थी ना, तो उसमें किशोरावस्था को तूफान की अवस्था कहा जाता है, प्रॉपर एक सेंटेंस था। इस टाइम पे एनर्जी, एक रिबेल वाली वो फीलिंग, वो इतनी ज़्यादा होती है बच्चों में। पता नहीं जब मेरी बेटियां उस एज में आएंगी तो कैसे ये डील करेंगी, क्या करेंगी, और कैसे मैं इनको करूँगी हैंडल। लेकिन जो मैंने देखा है इस टाइम पे बच्चों की नज़र में उनके माँ बाप अ, मतलब बिल्कुल उन्हें पागल नज़र आते हैं कि इनको कुछ नहीं पता है हमारे बारे में, हम कैसा फील कर रहे हैं। उसके तरीका देखो, आपको उसे जो भी कहना है ना, आपको गुस्सा आएगा, ठीक, तो आपको या तो अपनी मुट्ठी भींच के रखनी है या काउंटिंग करते रहना है। उससे कुछ भी बोलने से पहले 10 से 1 तक उल्टी गिनती करके देन उसको बोलो। फिर कुछ बोलना है ना, 10 से 1 तक उल्टी गिनती करके फिर उसको बोलो। आपकी टोन ऑटोमेटिक शांत हो जाएगी। आप 4 डायलॉग मारने वाली होंगी, उसको डांटने में आपका 1 निकलेगा, और हो सकता है वो एक एक शब्द ऐसा हो सधा हुआ, और उतना बोल के आप चुप हो जाओ। क्यों चुप हो जाओ, एक तो आपने खूब कह के देख लिया, सुन तो वो रहा नहीं, ठीक है। लेकिन अगर आप थोड़ा बोल के चुप हो जाएं, मे बी आपकी अप्रोच चेंज होने से उसका भी अप्रोच चेंज हो जाए। तो ये अभी मैं आपको प्रैक्टिकली नहीं बता सकती, क्योंकि मेरे यहाँ जो टीन एज बच्चे, मेरे भतीजे भांजे भतीजियाँ इस एज से निकली, उनमें से कोई भी माँ बाप उनको उस तरीके से हैंडल नहीं कर पाए। उस टाइम पे 3-4 साल के लिए बच्चा हाथ से निकल गया, और फिर वो वापस आया है अपने आप समझ बूझ के, लाइफ में ठोकरें खा खू के। तो ऐसी परफेक्ट पेरेंटिंग मैंने अभी तक किसी की देखी नहीं, कि हाँ जिसने इस टीन एज में भी बड़ा स्मूथली और बिना किसी परेशानी के अपना बच्चा जो है वो उससे पार निकाल लिया, और उसका बच्चा उसकी सारी बात सुनता था। मेरी फ्रेंड्स की बेटियां हैं जो इस एज में चल रही हैं, कितनी बार मैं देखती हूँ कि उनको पलट के जवाब दे देती हैं, मतलब ऐसे इस टोन में कि यारो ये आराध्या शायद दे ना, तो शायद मैं सबके सामने इन्हें डांट दूँ, या मैं इनका कान वान पकड़ लूँ कि भाई क्या तरीका है बात करने का, या मैं वहीं पे बात ही बंद कर दूँ कि यू डोंट टॉक लाइक दिस, है ना, इस तरीके से मैं कुछ कह दूँ। मैं मतलब उस चीज़ को नहीं ले पाऊँगी, इस तरीके के टोन में उनको जवाब दे देती हैं। तो आई एम श्योर कि वो ट्राई कर रही होंगी पूरी तरीके से, लेकिन नहीं कर पाते आप कई बार, ठीक। तो आपको अपनी अप्रोच बदलनी है, और जब आपका बच्चा 10 बार कहने पे नहीं सुन रहा ना, तो आपका कहने का तो फर्ज है, कहो, लेकिन 10 की जगह आप 2 बार बोलो, बस 1 बार बोलो, बस सुन ले, ठीक। नहीं तो कुछ 2-3 साल निकल जाने दीजिए, फिर उसको धीरे धीरे समझ में आएगा कि हाँ पेरेंट्स को भी कुछ पता होता है, तो वो आएगा वापस। बस आप कोशिश करते रहो, और उसको इतना करके ना परिवार से काट मत देना कि वो बिल्कुल ही फिर वापस ना आए, और
किसी से भी फिर बात ही ना अपनी शेयर करे, वो दोस्तों में ही ढूंढता है। तो आपको थोड़ा थोड़ा कहते रहना है, लेकिन इतना नहीं कि वो भाग ही जाए घर से, बिल्कुल रिश्ता ही अलग कर ले। ये बस आ रहा है जा रहा है, कनेक्शन किसी से नहीं है, उसको जोड़े रखो। इस टाइम बड़ा नाजुक टाइम है उसका। हेलो दी, आई एम गवर्नमेंट टीचर। मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा 10 साल का, एक बेटी 7 साल की। मेरे हस्बैंड MBA होल्डर हैं। जब शादी हुई PhD कर रहे थे, कुछ समय बाद ननंद की पटवारी की जॉब में सिलेक्शन हो गया और हस्बैंड PhD को बीच में छोड़कर, मुझे बताया भी नहीं कि PhD छोड़ दी, ननंद की पटवारी की जॉब में उनको फील्ड ले जाने का काम करने लगे। 12 साल हो गए। मैं जब कहती हूँ आप बिजनेस ही करो तो कहते हैं कर लेंगे कर लेंगे। कहीं भी घूमने जाएं ननंद साथ में जाने को तैयार हो जाती है। मेरे से कुछ बात भी नहीं करती, अपने भाई से बात करती है और ये सब जानकर भी कुछ नहीं करते। हस्बैंड मायके में भी नहीं जाते, वहाँ जाने के लिए कहने पर मुझे भी बुरा कहते हैं। इनडायरेक्टली कहते हैं कि बेटियों का मायके में हिस्सा होता है। ननंद की शादी के 4 साल हो गए। ननंद के हस्बैंड गवर्नमेंट टीचर हैं। क्या करूँ, बहुत परेशान हूँ, प्लीज़। एक तो देखो, अपने हस्बैंड के काम को तो आप कहते ही रहो, क्योंकि ननंद की पटवारी की जॉब में वो घूम रहे हैं, ननंद सैलरी नहीं देगी। आप सीधे ये पूछ सकते हो कि दीदी आपको सैलरी में से पे वो दे रही हैं क्या हिस्सा? मतलब आप अपना काम धाम छोड़ के उनके साथ घूम रहे हो, तो आपको कुछ पैसे वैसे मिल रहे हैं वहाँ से परिवार के पालन पोषण के लिए, कि आपको अपना काम करने की ज़रूरत ही नहीं है, उसी सैलरी में दोनों का घर चल जाएगा? ये तो आप 2 टूक पूछ लो उनसे। बहन भाई का रिश्ता है एक जगह, लेकिन आपके बच्चे खुद के क्या खाएंगे, आपको यही होश नहीं है। तो पहले तो उनको ये नींद से जगाओ कि भाई दीदी आपको इसमें से पैसे वैसे दे रही हैं क्या, जिससे हमारे घर का राशन आएगा। तो ये चीज़ तो यहाँ हो जाएगी ठीक। वो अपने आप या तो पैसों का इंतजाम करेंगे, बिजनेस करेंगे, जो भी करेंगे, लेकिन आपको ये 2 टूक कह देना चाहिए मेरे हिसाब से कि भाई पैसे आएंगे कहाँ से। दूसरी, जब कहीं घूमने जाने की बात होती है ननंद साथ चल लेती है, कोई बात नहीं, जाने दो। अब तीसरी प्रॉब्लम क्या है कि मेरे से बात नहीं करती, अपने भाई से बात करती है। ठीक, तो आप भी उनसे बात मत करो, अपने पति से बात करो। अपने पति को छोड़ो ही मत, हमेशा साथ रहो। मेरे सामने करेगी बात जितनी करेगी, क्या ही बात करेंगे भाई बहन। अगर तुम्हारी बुराई करनी है तो तुम उनके सामने बैठी हो, ठीक है। तो इतना तो होने का नहीं कि आपके पति ये कहें कि भाई तुम इधर जाओ, मेरी बहन को मुझसे कुछ बात करनी है। तो ठीक है, साथ जा रही है, जाने दो, लेकिन उनको भी ये लगेगा कि हाँ इसकी पत्नी आई है साथ। तो आप अपने पति के साथ क्यों छोड़ रहे हो, ये सोच के कि मैं बहन जो है वो मुझसे बात नहीं कर रही, वो आपसे बात नहीं कर रही, आप उससे बात मत करो। वो बात करे, आप भी अच्छे से बात करो, ठीक है ना। 1-2 बार शुरुआत करने का फ़र्ज़ है हमारा, कि कोई नहीं भी बोल रहा, चलो भाई बीइंग अ बिगर पर्सन हम बोल लेते हैं। लेकिन सामने से कोई इंसल्ट किए जा रहा, बात ही नहीं कर रहा, तो ठीक है मत कर भाई। तो पति तो आपके हैं ना, तो आप उनके साथ रहो, उनके साथ बात करो, घूमने जा रहे हो उनके साथ एंजॉय करो। टाइटैनिक वाला पोज बनाना है तो वो पत्नी आप ही तो हो, उनके आपके साथ ही तो बनाएंगे, बहन के साथ बना लेंगे। तो आपकी अपनी जगह है, उनकी अपनी जगह है, तो इस चक्कर में मत पड़ो कि वो आपसे बात नहीं कर रही तो उस चक्कर में आप अपने पति से बात नहीं करोगी या एंजॉय नहीं करोगी छुट्टी में। जिस काम के लिए जा रहे हो, एंजॉय करने के लिए, घूमने फिरने, फ़ोटो खिंचवाना, खाना पीना, सब करो। बस इतना होगा कि आप दोनों के साथ, अब वो तीसरी नंद भी आपकी नज़र आएगी तो आने दो। अगर किसी को शौक है कपल के बीच में आने का, लेट इट बी। कपल इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि कोई बीच में आ भी रहा है ना तो उसको खुद लगने लगे कि भाई मैं आउटर पर्सन महसूस हो रहा हूँ, ठीक। तो अपना और अपने पति का बॉन्ड बिल्कुल बढ़िया रखो, कलेश करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी पैसों के बारे में 2 टूक बात करो कि भाई पैसे आएंगे कैसे, हमारे बच्चे कैसे पलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलो मैम, मैं आपकी वीडियोस हर रोज़ देखती हूँ। मैं वर्किंग हूँ, मेरी जेठानी हाउसवाइफ हैं। जब से मेरी शादी हुई है तब से मेरी जेठानी और मेरी सास ने मुझे अलग कर रखा है और दोनों साथ में रहती हैं। वो मेरी सास शुरू में ऐसे नहीं थी, लेकिन जेठानी हमेशा से ही सास को अपनी तरफ करती हैं। जब भी हो हमारे लिए कुछ करने की कोशिश करती हैं तो वो उनको टोक देती हैं। जेठानी का ताना देने वाला नेचर है और वो कुछ ना कुछ करके मेरा मेंटल पीस ख़त्म कर देती हैं। सास भी हमेशा उनका बेनिफिट के बारे में सोचने लगी हैं। अब मैं और मेरे पति अकेला हो गया है और जेठ जेठानी सोचते हैं कि हम बहुत अच्छा है, तभी सास उनके साथ रहती हैं। लेकिन वो चालाक हैं। सास हमारा किसी भी काम में कभी कोई हाथ नहीं बटाती, ना ही बच्चा देखना, ना घर का काम में। लेकिन जब कभी बीमार पड़ती हैं तो हमसे उम्मीद करती हैं। क्या करें, आप प्लीज़ डिस्कस करो। तो जब किसी ने आपको छोड़ ही दिया तो आप ज़बरदस्ती उनको अपने आप को पकड़ा नहीं सकते। दूसरी चीज़ जो लास्ट में आई है, जो प्रॉब्लम आई है, वो मेन लास्ट में है। अब देखो, सास ससुर एक बेटे बेटे की तरफ ज़्यादा झुकते हैं, नॉर्मल है। आपका नंबर का आया, वो आपका लक है।
वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके साथ रहती तब आप अलग परेशान हो रही होती कि ये हो गया या ये कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। अलग रह रही हैं तो अब आपको लग रहा है कि हम अकेले रह गए, इस समस्या का कोई हल नहीं होता। तो ठीक है, आप अलग रह गए, अब कंडीशन ये है कि हम अलग हो गए हैं, अकेले पड़ गए हैं। जो ये बाद में लेकिन कि जब बीमार पड़ती हैं वो तो हमसे उम्मीद करती हैं। अगेन वही वाली बात आ गई भाभी वाली कि उम्मीद कोई क्या कर रहा है ये उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन हमारी हेडेक नहीं है उसको पूरा करना। तो वो उम्मीद करती हैं कि आप उनका करें, लेकिन आपका जब वो कुछ कर ही नहीं रही। दूसरी चीज़, आप जॉब पे हो, आपके पास टाइम ही नहीं है, तो फिर आप क्यों ही करोगे। जितना टाइम है उसके हिसाब से लग रहा है थोड़ा बहुत कर सकते हो, कर दो, क्योंकि आपकी सास हैं, आपका करने का फ़र्ज़ है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप उसके लिए सफ़र मत करो, क्योंकि वो उम्मीद कर रही हैं। उम्मीद तो आपको भी थी कि वो बराबर करेंगी दोनों बेटों को प्यार, लेकिन नहीं कर रही ना। तो आपकी उम्मीद थी, टूट गई, उन्होंने पूरी नहीं करी। अब वो जो उम्मीद कर रही हैं वो उनकी है, आपसे पूरी नहीं हो पाएगी। तो ये तो करने वाले की अपनी जगह सही है, वो क्या सोच रहा है, क्या चाह रहा है, लेकिन पूरी तो हम उसी हिसाब से करेंगे ना जितनी हम कर सकते हैं। तो बात ख़त्म। नेक्स्ट, दीदी मेरी सगी सास नहीं है, ससुर हैं, जॉब करते हैं, दूसरी वाइफ है उनकी, वो हमें सपोर्ट नहीं करती। मेरे 2 बच्चे हैं, हम लोग अलग रहते हैं। मेरे पति गाड़ी चलाते हैं जिसमें उन्हें 10,000 मिलते हैं और रेंट में रहते हैं। पैसे हो नहीं पाता, बच्चों की फ़ीस, रेंट और घर था तो उसे भी तुड़वा दिया। अब हम क्या करें, और वो भी हम लोगों से अलग रहती हैं। तो देखो, सास ससुर अलग रहते हैं या कुछ भी है, अब आपके हस्बैंड 10,000 कमाते हैं तो उसमें कैसे गुजारा करना है ये आपकी हेडेक है। इसमें आप फोर्स नहीं कर सकते सास ससुर को कि भाई करो ही करो, ठीक है। तो आपको अपनी इनकम बढ़ाने की ज़रूरत है, बजाय उनकी कहना चाहिए ज़बरदस्ती उनसे अपना करने की उम्मीद रखने के। आपको ये सोचना चाहिए कि ठीक है, अलग कर दिया, अब ये कंडीशन है, अब आगे करना क्या है। तो आपको ऐसे सोचना है, ये नहीं सोचना कि ये नहीं कर रहे, इनसे कैसे करवाना है। वो करें ना करें, आप फोर्स नहीं कर सकते। दीदी आपकी तरह मैं भी एक टीचर हूँ, मेरे हस्बैंड से रिलेटेड क्वेश्चन है। मेरे 2 बच्चे हैं, उन्होंने दूसरी शादी कर ली है, पर वो मुझे भी नहीं छोड़ रहे हैं और उसे भी छोड़ नहीं रहे हैं, मैं क्या करूँ। भाई मेरी समझ में नहीं आ रहा ये चीज़, 2 पत्नी कैसे हो सकती हैं। और दूसरी चीज़ वो है कि वो नहीं छोड़ रहे, लेकिन आप क्यों नहीं छूट रही, मतलब ऐसे पति के साथ आप क्यों रह रही हो जिसने ऑलरेडी दूसरी शादी कर ली है। करना क्या है, छोड़ो उसे। हाँ जी, नेक्स्ट मैम, मैं मेंटली एंड इमोशनली बहुत सफ़र कर रही हूँ। मेरी सास ने सारी फैमिली एंड रिलेटिव्स में मेरी बहुत बुराई करी है और सब लोग मुझे उसी नज़र से देखते हैं। मेरी सास ने सबको ये ऑर्डर दिया है मुझसे कोई बात ना करे। इस बात से प्रॉब्लम तब ज़्यादा होती है जब फैमिली फंक्शन अटेंड करने पड़ते हैं। अब फैमिली में फिर से एक वेडिंग आ रही है, अगर उसको अटेंड नहीं करूँगी तो तमाशा हो जाएगा। वेडिंग को स्किप करने का कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन जाऊँगी तो कोई बात नहीं करता, सब मुझे इग्नोर करते हैं और इसकी वजह से मेंटल हेल्थ अभी से ख़राब हो चुकी है पूरी तरह। क्या करूं, मेरा तो सर फट रहा है जैसे जैसे वेडिंग पास आ रही है। तो यहाँ मुझे ये जानना है कि तमाशा करता कौन है जब आप शादी में नहीं जाएंगी तो। भाई वही सास आपको और लोगों से अलग कर रही हैं, और वही अगर तमाशा कर रही हैं तो फिर तो उनका तमाशा करने दो। आपको करना क्या है, अगर वेडिंग अटेंड ही करनी है, देखो मैं तो सलाह यही दूंगी, अटेंड करो, ठीक है ना। क्योंकि होता क्या है, हमारे बारे में कोई झूठे नैरेटिव सेट कर रहा है, कुछ भी बोल रहा है, और हम जाके आमना सामना कर नहीं रहे, उन बंदों से हम पर्सनली जाके मिल नहीं रहे। तो जो उसने हमारे बारे में झूठ बोल दिया वो ही इन फ्यूचर सच सच बन जाता है। जब आपके आसपास कोई ऐसा आदमी है जो आपके बारे में झूठी बातें फैला रहा है, तब आपके ऊपर एक और दोहरी जिम्मेदारी होती है कि आप जहां वो बैठता है उन जगहों पर ज़रूर जाएं, ताकि आपकी जो ओरिजिनल पर्सनैलिटी है वो भी वो लोग देख सकें। नई बात कर रहे, कोई बात नहीं, वेडिंग में जा रहे हो, खाना खाओ, अच्छे से तैयार हो। स्मार्टफोन इतनी बढ़िया चीज़ है, आपको किसी की ज़रूरत ही नहीं है टाइम पास करने के लिए। मस्त अपना फ़ोन चलाओ, खाना खाओ, जो शगुन साथ के काम है वो करो। अगर कोई कहता है किसी रस्म में शामिल होने के लिए, ठीक है, नहीं कहता कोई बात नहीं, इसको अपनी ईगो पे लेने की ज़रूरत ही नहीं है। इट इज़ टेम्परेरी, ये मंत्र दोहराते रहो, ये टाइम निकल जाएगा। जब आप रेगुलर शादियों में जाते रहोगे,
अगर आपसे कोई हल्की सी भी अच्छे से बात करता है या देखता भी है ना, आप उनके नमस्ते करो, पैर छुओ, जहाँ भी आपकी थोड़ी सी भी लग रहा है कि यहाँ बात हो सकती है, आप बात करो। जिन लोगों से उन्होंने मना कर दिया वो लोग बात नहीं कर रहे, वेडिंग में और लोग हैं, अपना सर्कल क्रिएट करो, हाय हेलो जितने भी लोगों को जानते हो उनसे मिलो, फोटोज़ खींचो। और सबसे बड़ी बात, आपके हस्बैंड, उनके साथ आप टाइम स्पेंड करो। उनकी वजह से आप ससुराल के रिलेशंस में जा रही हो, तो ये उनको भी देखना होएगा कि हाँ भाई मेरी पत्नी जा रही है मेरी रिश्तेदारी में, मेरी सास की मतलब मेरी माँ के इतना कहने के बाद भी, ठीक है ना। तो ये आप मान के चलो कि एक कहना चाहिए जंग है, और आप इसमें जो है पीठ दिखा के भाग नहीं सकती। तो घबराओ मत कि क्या ही करूँगी। अरे देखो वेडिंग है, सबसे पहला बढ़िया से तैयार हो, खूब बढ़िया सा लुक कैरी करो, कुछ नया पहनो जो अभी तक ना पहना हो, ऐसे हेयर स्टाइल कुछ बनाओ, खूब सुंदर से तैयार हो, खूब सारी फ़ोटो खींचो। जो बात करे ठीक है, नहीं बात करे वहीं से अपना इंस्टाग्राम ये वो दुनिया भर की चीज़ें, अपना टाइम काटो, खाना खाओ मज़े से, लिफाफा दो, आ जाओ। लेकिन जाओ ज़रूर, पेट दिखा के भागो मत। और जो थोड़ा सा भी अच्छे से बिहेव करे उसे बिल्कुल बढ़िया तरीके से अपनी पर्सनैलिटी दिखाओ कि हाँ आप कितनी अच्छी हैं, तो उन्हें खुद लगेगा कि यार बहू तो ठीक है, यही कुछ ज़्यादा बुराई करती है। नेक्स्ट आया है हाय दी, एक्चुअली मैं आपसे कहना है कि मेरे घर में ज़्यादातर ओल्ड एज पर्सन हैं जो बीमार रहते हैं, मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, फैमिली की वजह से मैं उन पर ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। मेरा मूड भी बहुत चिड़चिड़ा हो गया है, क्या करूँ समझ नहीं आता। देखो काम के मैनेजमेंट और स्टैमिना बढ़ाने की ज़रूरत है आपको, क्योंकि घर में एक बच्चा हो या एक बूढ़ा हो उसे ही संभालना भारी हो जाता है, दोनों हों तो ऑब्वियसली काम बढ़ जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है, महिलाएं कर रही हैं, खुशी खुशी कर रही हैं। तो जो आपका टाइम है उसको मैनेज करना सीखो, कौन सा काम पहले करूं कौन सा बाद में करूं, एक बार तसल्ली से अपना एक रूटीन सेट करो कि हाँ इस टाइम पे जो घर के बूढ़े हैं उनको ये चीज़ चाहिए, इस टाइम पे मेरा बच्चा ये कर रहा होता है, मेरा एनर्जी लेवल ये है। तरीके से सोच के अपना पूरा दिन अच्छे से प्लान करो, जितनी मील प्रेप कर सकते हो वो करके रखो। उनकी बड़े बूढ़ों की जो है वो छोटी छोटी जो उनकी फरमाइशें रहती हैं, कोशिश करो कि कैसे करके आप उनको कम टाइम में पूरा कर सकते हो, क्या उसके लिए प्रिपरेशन करके रख सकते हो, क्योंकि वो दोनों आप मान के चलो जैसा बच्चा है वैसे वो हैं। तो रेल तो बनेगी, लेकिन करने वाले कर रहे हैं, और अगर ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं आप उससे भाग नहीं सकते। तो जब करना ही है तो थोड़ा सा दिमाग लगा के प्लानिंग करके करो, तो ये है कि होने लगेगा धीरे धीरे, फिर आपका स्टेमिना ही बन जाएगा। तो जो आपके फ़र्ज़ हैं देखो वो तो निभाने ही पड़ेंगे। कोई वैसी प्रॉब्लम हो जाए कि हाँ जी, काम की प्रॉब्लम मैं नहीं मानती, काम की प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं होती, काम आदमी खूब कर लेता है, कलेश नहीं होना चाहिए। तो आपके घर में वो कम है, अब बच्चों पे ध्यान नहीं दे पा रहे ना, वो चीज़ मन से निकाल दो। आप ऑलरेडी बहुत सोच रहे हो बच्चों के लिए अपने। मेरा बच्चा 3.5 साल का है जो बहुत शरारती है, मैं अपना रूटीन सुबह उठने का नहीं बना पा रही हूँ, घर में हाउस हेल्प है, हस्बैंड घर के कामों में सपोर्टिव नहीं है, कैसे मैनेज करें। तो देखो मेरे ख्याल से तो घर में अगर एक की भी मदद हो ना तो आराम से हो जाता है काम। बच्चा एक हो, दो हो, या घर में 4 जने हो या 6 जने भी हों, अगर हेल्पिंग हैंड एक भी है ढंग का तो आपके यहाँ हाउस हेल्प है। हाउस हेल्प ना होती तब ये था कि अकेले कैसे करूँ, फिर हस्बैंड का सपोर्ट ज़रूरी था। और कहीं न कहीं जहाँ मेड लगी हुई है, हाउस हेल्प है, वहाँ हस्बैंड को भी यही लगता है कि एक बंदी है तो इसकी मदद के लिए, वो इसीलिए नहीं करते। ठीक है ना? तो मेरे ख़्याल से तो देखो हो जाना चाहिए पूरा, कर थोड़ा-सा मैनेज करने की बात है और थोड़ा-सा स्टैमिना अपना बढ़ाने की। हम जल्दी हिम्मत हार जाते हैं इसीलिए वो है, ऐसा नहीं है कि ये हो नहीं सकता मैनेज। एक बच्चा है, हाउस हेल्प है और घर मैनेज करना है। सोच के देखो हो जाएगा। नेक्स्ट आया फिर वही सेम क्वेश्चन है, लेकिन अगली आईडी से दूसरी से है कि हेलो दी, जब हस्बैंड बाहर किसी से बात करे तो क्या करना चाहिए, और कहो तो गुस्सा करने लग जाता है। मैं बहुत परेशान हूँ दीदी इस बात से, उनको मेरे से कोई बात नहीं आती, बाहर बात कर लेते हैं। तो सोचो कि क्यों नहीं करते वो बात आपसे, आप उनकी बातों पे क्या रिएक्शन देते हो, आप उनके कहना चाहिए इंटेलिजेंट लेवल के नहीं हो, या क्या है कि वो आपसे बात क्यों नहीं करते। उनसे भी पूछ सकती हो और आत्ममंथन भी कर सकती हो कि बाकी लोगों से जिनसे वो बात कर रहे हैं वो क्या बातें कर रहे हैं, और मेरे पास इस टॉपिक की कोई बात है या नहीं है ना। थोड़ा सा सोच के देखो खुद भी, या फिर उनसे ही पूछो कि भाई प्रॉब्लम है क्या।
हेलो दी, मेरी सास का ऑपरेशन हुआ है और काम बढ़ा है। मेरी नंद आई हुई है, कुछ नहीं करना चाहती, कहती है मेरी सास और मेरी नंद मिलकर हमसे लड़ाई करती हैं और मेरे हस्बैंड कुछ भी नहीं बोलते। वो मुझे ही बोलते हैं, अगर मैं उनकी बातों का रिप्लाई करती हूँ तो भी सब मेरी गाली गलती देते हैं। देखो, ऑपरेशन वगैरह तो ये परिस्थितियां हैं, परमानेंट कुछ नहीं है। और उस टाइम पे जब घर में कोई बीमार होता है तो काम बढ़ ही जाता है। आपको अपना माइंड मेकअप उसी तरीके से करना है कि भाई थोड़े दिन, कुछ महीने काम बढ़ा रहेगा। अब जो साथ में नंद आई है कि आपके साथ काम नहीं करवाना चाह रही, अगर वो काम नहीं करवा रही और अगर आपकी सास का भी ध्यान नहीं रख रही, जैसे जो बेड पे है आदमी उसका थोड़ा बहुत काम हो जाता है ना। अगर वो उनका ध्यान रख रही है तो यानी कि आपका एक काम वहाँ सिमट रहा है, तो घर का काम आप उनसे नई भी उम्मीद रखो। लेकिन अगर वो ना तो आपकी सास का कुछ कर रही है, ना आपके साथ घर का कुछ करवा रही है, तो फिर उनको उनके ससुराल भेज दो कि मैं अकेले ज़्यादा अच्छे से मैनेज कर लूँगी। अपने हस्बैंड को यही बोलो कि मैं मम्मी जी का ध्यान अकेले ज़्यादा अच्छे से रख लूँगी। दीदी को कह दो कि परेशान ना हो, घर जाएँ। ठीक है ना? लेकिन अब ध्यान से देखना कि अगर वो आपकी सास का ध्यान रख रही हैं, उनके कपड़े बदलना एंड ऑल दैट, तो फिर उनको रहने दो। और रही बात ये कि वो मुझसे लड़ती हैं, तो किन बातों पे लड़ रही हैं, उन बातों को जड़ से फ़िलहाल के लिए ख़त्म कर दो। अपना काम क्योंकि पहले ही बढ़ा हुआ है, मेंटल परेशान रहोगी, वो भी नहीं हो पाने का। तो आपको अभी करना क्या है कि भई काम अपना थोड़ा-सा बढ़ गया है, ये दिमागी रूप से प्रिपेयर्ड रहना है। फालतू बात नंद से नहीं करनी है और अगर नंद किसी भी तरीके से सपोर्ट नहीं कर रही तो उनको आराम से ससम्मान उनके ससुराल भेज दो। हाँ जी, मैम मेरी शादी को 2.5 साल हो गए हैं, लेकिन अभी मेरी डिवोर्स की प्रोसीजर चल रही है। मेरे हस्बैंड ने, उनके घर वालों ने घर और नौकरी के बारे में झूठ बताया था, उस झूठ के कारण हमारे बीच बहुत लड़ाई भी होती थी। अब मेरे हस्बैंड मुझे उनके साथ रहने के लिए भी नहीं लेकर जाते थे, लेकिन वो खुद का जॉब छोड़कर मेरे पास आने के लिए तैयार थे। बोलते थे कि यहाँ आकर जॉब देखेंगे, अच्छी लगेगी तो करेंगे, नहीं तो फिर वापस जाएँगे एटसेट्रा। जब से शादी हुई है तब से मैं और मेरे हस्बैंड जॉब के कारण अलग-अलग सिटी में रहते हैं। मैम, मेरे घरवाले और रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, सबको मेरा डिवोर्स का डिसीजन सही लगता है, लेकिन मैं बहुत कंफ्यूज रहती हूँ। कभी-कभी लगता है कि सही डिसीजन लिया, कभी लगता है गलत डिसीजन ले लिया। मेरी लाइफ में ऐसा क्यों हुआ है सोचकर बहुत दुःख होता है। मैं बहुत ज़्यादा सोचती रहती हूँ क्योंकि डिवोर्स होगा ऐसा कभी मैंने सोचा नहीं था। इसके बाद खुद को, लाइफ को कैसे ट्रैक पर लाऊँ ये सोचती रहती हूँ, लेकिन कुछ कर नहीं पाती। ऐसा लग रहा है ज़िंदगी जैसे थम सी गई है, कॉन्फिडेंस भी कम हुआ है। आगे क्या करना है कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मेरे ससुराल वालों में, हमारे रिलेटिव्स में और मायके आस पड़ोस में मेरे बारे में बहुत सारी अफवाहें फैला दी कि मैं बहुत झगड़ालू हूँ, मैं ही घर गृहस्थी नहीं करना चाहती, मेरा कुछ चक्कर चल रहा है एटसेट्रा। इन सब बातों से बहुत परेशान होती रहती हूँ। प्लीज़ गाइड मी। देखो, इसमें आपकी बातों में ना 2 क्लैशेज़ हैं। आप एक बार कह रहे हो कि वो जहाँ पर उनकी जॉब थी, वो आपको वहाँ पे लेके नहीं जा रहे थे। लेकिन साथ में आप ये भी कह रही हो कि जहाँ पर आपकी जॉब है, वो वहाँ पर अपनी जॉब छोड़ के आना चाह रहे थे। तो आपने उस चीज़ को, मतलब एक तो पॉज़िटिव वो नहीं दिया, नहीं तो आप लोग वहाँ साथ रह सकते थे। ठीक, एक वो चीज़ मिस हो गई। अब इसमें लेकिन दूसरी चीज़ क्या है कि आपके जितने भी जानने वाले हैं, जो आपके वेल विशर हैं, उनको आपका डिवोर्स का डिसीजन सही लग रहा है। तो देखो, कोई शुभचिंतक, आपके स्पेशली आपके माँ-बाप, कभी ये नहीं चाहेंगे कि उनकी बेटी का डिवोर्स हो। चाहे कुछ कमी भी चल रही हो, उनकी कोशिश यही रहेगी कि बेटी का घर जो है वो इसी शादी में चीज़ें सही हो जाएँ और बना रहे। मानोगे इस चीज़ को? तो अगर वो कह रहे हैं कि आपका डिसीजन सही था, तो फिर श्योर रहो कि सही था। अब आपका दिल जो डाँवाडोल हो रहा है, जो मुझे समझ में आ रहा है, आपकी इमोशनल एक बॉन्डिंग होगी अपने हस्बैंड के साथ। आप उनके साथ रहना चाहती थी, आप उनके साथ पूरा जीवन बिताना चाहती थी, लेकिन अब बीच में ये सब कुछ हो गया तो आप थोड़ा हिल गई। थोड़ा नहीं, एग्ज़ैक्टली बहुत हिल गई होंगी, ठीक? लेकिन अब जो चल रही है डिवोर्स की प्रोसीजर, अगर आपके मन में सॉफ्ट कॉर्नर है या आपको लगता है कि शायद हम साथ रह लेते तो चीज़ें अच्छी हो सकती थी, तो देखो अभी डिवोर्स का प्रोसीजर चल रहा है, वो पूरी तरह हुआ नहीं है। ठीक, तो आपके पास, मुझे लगता है, मुझे टेक्निकल नॉलेज नहीं है इसकी, लेकिन जितना पता है थोड़ा बहुत, वो टाइम देते हैं आपकी अपील के बाद कि भई इतना टाइम है। अगर फिर भी आपको लगता है कि आपको अलग रहना है तो आप रह लो। तो अगर आपके हस्बैंड और आपकी फ़ोन वगैरह पे बात होती है या कुछ होती है, तो आप किसी तीसरे को बीच में मत लाओ। आप दोनों मियाँ-बीवी अपना बातें करके डिस्कस कर सकते हो कि क्या हम इस रिश्ते को एक मौका और दे सकते हैं। कितना विश्वास करना है, ये आपका पर्सनल मन आपको गवाही देगा कि ठुकरा है मन या नहीं ठुकरा। तीसरी चीज़ क्या है,
यहाँ पर कि आपके बारे में जो बुरी बातें फैला दी गई हैं। तो देखो, जब केस चलते हैं डिवोर्स के तो ये चीज़ें ऑब्वियस होती हैं। दोनों पक्ष एक दूसरे की बेहद कमियां निकालते हैं, काफ़ी हद तक वो सच रहती हैं, लेकिन उसके ऊपर ढेर सारी झूठ की लेयरिंग भी होती है अपना केस मजबूत करने के लिए, क्योंकि एलिमनी वाला चक्कर भी आ जाता है ना फिर। तो इसलिए यहाँ पर आप जॉब पर हो तो वो चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी कि हम तो सही थे, उसी में कमी थी, वो एक नॉर्मल ह्यूमन नेचर है। तो ये चीज़ हो रही है, उन चीज़ों को अपने दिल पे मत लो जब आपको पता है, क्योंकि पिछले वाले जो ताने वाला एपिसोड था मैंने यही बोला था, अगर कोई कहेगा कि सुनीता तुम मेज़ हो, तुम लकड़ी की मेज़ हो, या तुम तो बिल्कुल बदसूरत मेज़ हो, तो मैं मेज़ हूँ क्या? तो मुझे क्यों फ़र्क पड़ेगा? अगर कोई कह रहा है मेरा कहीं चक्कर चल रहा है, तो वो कह रहा है मेरा चक्कर चल रहा है, लेकिन मेरा तो चक्कर है ही नहीं, तो मुझे क्यों फ़र्क पड़ेगा? तो उन चीज़ों को बिल्कुल भी मन पे लो मत, और मजबूत रहो। लेकिन अगर आपका मन अभी भी डामाडोल है ना, तो अपने हस्बैंड से, अपने पेरेंट्स से पहले बात कर लो, उसके बाद अपने हस्बैंड से एक दो बार फ़ोन पे बात करके ट्राई करके देखो कि मतलब कर सकते हैं। फिर भी लगे कि नहीं, गलत ही था यहाँ पे, ये छोड़ ही देना सही था, एक बार कह रही हूँ बस मैं, कि अगर आपको लग रहा है तो जो आपके मन में वो हो रहा है ना कि सही किया या नहीं किया, आपको बिल्कुल क्लैरिटी हो जाएगी कि नहीं, ये बंदा है ही नहीं इस लायक कि मैं इसके साथ रहूँ, या फिर आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि यार एक्चुअली हम दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई बात नहीं, वो वहाँ साथ आके रह रहे। तो एक बार आप बात कर लो इस उससे कि आज फाइनल डिसीजन हो जाएगा, तो सच में फाइनल हो जाएगा उस दिन।